हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को संघर्ष यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज जीके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिसे देखकर आप सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है मनुस्मृति और ऑप्शन सी है न्याय मीमांसा और ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो भारतीय पुरातन ग्रंथ के अपराध और अपराधी का जिक्र आता है, अर्थशास्त्र में भी आता है, मनुस्मृति में भी आता है, न्याय मीमांसा में भी आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, योग दर्शन में प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन में प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन ए है महर्षि जैमिनी और ऑप्शन डी है स्वामी रामदेव और ऑप्शन डी है महर्षि पतंजलि और ऑप्शन डी है महर्षि अरविंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित करता है? तो ऑप्शन ए है लोथल और ऑप्शन बी है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है धवलावीरा। तो हड़प्पा काल को 3 भागों में विभाजित करने वाला धवलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धवलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला था? सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला था? तो ऑप्शन ए है बनवाली में, ऑप्शन बी है चन्हुदड़ो में, ऑप्शन सी है सुतकागेंडोर में, ऑप्शन डी है सुरकोटदा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष सुरकोटदा में मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद और ऑप्शन बी है अर्थवेद और ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी है सामवेद। तो प्राचीनतम वेद जो होता है वह है ऋग्वेद है प्राचीनतम वेद। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है जैनियों से, ऑप्शन बी है बौद्धों से, ऑप्शन सी है सिखों से और ऑप्शन डी है हिंदुओं से। तो त्रिपिटक जो होता है वो बौद्धों से संबंधित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बौद्धों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पैदा हुए थे, या तो गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, और सी ऑप्शन है गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पहला उपदेश सुनाया था, और ऑप्शन डी है यहाँ गौतम बुद्ध यहाँ मर गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ये कुशीनगर है बौद्धों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कुशीनगर में गौतम बुद्ध उनकी डेथ हुई थी, वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, तो इसके लिए वो कुशीनगर फेमस है। और सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करके उपदेश सुनाया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है? मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए है भारवी और ऑप्शन बी है दांडी और ऑप्शन सी है भास और ऑप्शन डी है कालिदास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क प्रथम शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विज्ञान रहता था? तो ऑप्शन ए है पराशर, ऑप्शन बी है सुश्रुत और ऑप्शन सी है चकर और ऑप्शन डी है धन्वंतरी। तो कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध आयुर्वेद विज्ञान चक्कर रहता था। ऑप्शन नंबर सी सही है, चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो ऑप्शन ए है फिरदौस शाह, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी और ऑप्शन सी है
मोहम्मद बिन कासिम और ऑप्शन डी है मोहम्मद गजनवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर मुस्लिम शासकीय था, भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। सन 1711 में इन्होंने आक्रमण किया था। और 11 नंबर क्वेश्चन है, 1556 में पानीपत की द्वितीय विश्व युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए है 1556 में पानीपत की द्वितीय विश्व युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए है अकबर और राणा प्रताप, ऑप्शन बी है अकबर और भारमल, और ऑप्शन सी है अकबर और हेमू, और ऑप्शन डी है अकबर और उदय सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो ऑप्शन ए है जहांगीर, और ऑप्शन बी है शाहजहां, और ऑप्शन सी है बाबर, और ऑप्शन डी है हुमायूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं जो था उसकी मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए है बाबर और लोदी, और ऑप्शन बी है अकबर और हेमू, और ऑप्शन सी है अली राजा और चंद्रगुप्त मौर्य, और ऑप्शन डी है अकबर और लोदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू। एक मिनट, 1556 में पानीपत की द्वितीय विश्व किसके मध्य लड़ा गया था? एक क्वेश्चन पूछा था 1556 में पानीपत की द्वितीय विश्व युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था पानीपत। और यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा है, पानीपत की द्वितीय विश्व युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच में लड़ी गई थी? तो ऑप्शन है सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी है हबीबुल्ला खान, और ऑप्शन सी है उस्मान अली खान, और ऑप्शन डी है मीर मोहम्मद यूसुफ खान। तो प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेंजली को, और ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग को, और ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेटिंग को, और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। तो डी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए है बॉम्बे, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, और ऑप्शन सी है पुणे यानी पूना, और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। पहली बार मुंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। तो ऑप्शन ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, और ऑप्शन बी है तमिलनाडु, और ऑप्शन सी है केरल, और ऑप्शन डी है असम। तो ओणम जो होता है भारतीय सांस्कृतिक केरल जो होता है ओणम में प्रसिद्ध है, वहाँ का त्यौहार है केरल का त्यौहार ओणम, जो बहुत ही फेमस है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर लोक नृत्य
कहाँ से है मतलब, तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन ए है बिहार, और ऑप्शन बी है राजस्थान, और ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान का घूमर जो लोक नृत्य है बहुत वहाँ का फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो ऑप्शन ए है 2, और ऑप्शन बी है 3, और ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 राज्य जो हैं वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड है जो 263 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और उत्तर प्रदेश 560 किलोमीटर नेपाल से लगा हुआ है, और बिहार जो है 729 किलोमीटर लगा है। पश्चिम बंगाल जो है वो 100 किलोमीटर लगा है। सिक्किम जो है 99 किलोमीटर है, 99 किलोमीटर जो नेपाल से लगा है। बिहार राज्य जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है नेपाल से, 729 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम। जो बिहार है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतास दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन सी है उत्तराखंड, और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो रोहतास दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये रोहतास दर्रा जो है भारत के हिमाचल राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पठार भारत की खनिज यानी दिल के देश के रूप में जाना जाता है? कौन सा पठार जो है पठार का खनिज भारत के दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है भांडेर पठार, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी है डेक्कन का पठार, ऑप्शन सी है डेक्कन का पठार, और ऑप्शन डी है तिब्बतीय पठार। तो जो छोटा नागपुर है वो भारत के दिल के देश के रूप में छोटा नागपुर जो पठार है उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी खंभात खाड़ी से नहीं मिलती है? तो ऑप्शन ए है माही, और ऑप्शन बी है साबरमती, और ऑप्शन डी है कोयना, और ऑप्शन सी है कोयना, और ऑप्शन डी है ताप्ती। तो ये जो है खंभात नदी से नहीं मिलने वाली नदी कोयना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? ऑप्शन ए भीमताल, ऑप्शन बी है लोकटक झील, ऑप्शन सी है मिरिक झील, और ऑप्शन डी है संचेत झील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मणिपुर में स्थित झील लोकटक झील है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा यानी काली मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, और ऑप्शन बी है बिहार, और ऑप्शन सी है गुजरात, और ऑप्शन डी है झारखंड। तो आप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मृदा पाई जाने वाला राज्य गुजरात है, सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, और ऑप्शन सी है केरल, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन ए है शुक्र ग्रह, और ऑप्शन सी है बुध ग्रह, और ऑप्शन डी है बृहस्पति ग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस सभी को मालूम होगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए है 22 दिसंबर, और ऑप्शन बी है 21 जून, और ऑप्शन सी है
21 मार्च और ऑप्शन डी है 21 दिसंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। 21 जून की स्थिति को हम कर्क संक्रांति भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और इसी कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पाया जाता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन पूछा है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है, तो 21 जून होता है, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा। उसी दिन को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो बी सही है, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो में स्थित निष्क्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो में स्थित निष्क्रिय ज्वालामुखी, ऑप्शन ए है तंजानिया, ऑप्शन बी है कीनिया, ऑप्शन सी है इथोपिया, ऑप्शन डी घाना। तो जो तंजानिया है किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है, तो ऑप्शन ए है यूएस से, ऑप्शन बी है कनाडा से और ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया से और ऑप्शन डी है इटली से। तो भारतीय संविधान में जो संघवाद है वो कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया है, तो ऑप्शन है 32वां संशोधन और ऑप्शन बी है 42वां संशोधन, ऑप्शन सी है 44वां संशोधन और ऑप्शन डी है 74वां संशोधन। तो जो समाजवादी शब्द 44वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी है संविधान संशोधन 44वां जो है समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देश करता है, तो ऑप्शन ए है संशोधन अनुच्छेद 46, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 44 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 40 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 38। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत की योजना के लिए निर्देशित करता है, तो ग्राम पंचायत योजना के लिए निर्देशित करने वाला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 40 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 368 से संबंध किससे है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो ऑप्शन ए है वित्त आयोग के गठन से, ऑप्शन बी है संविधान संशोधन प्रक्रिया से और ऑप्शन सी है आपातकालीन उपबंधन से और ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग से। तो जो 368 है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो 368 से प्राप्त ज्ञान मतलब पता चलता है। 368 जो है उसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस राज्य में चुनाव का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन है अनुच्छेद 320 और ऑप्शन ए है अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 324 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 326। तो 324 जो है चुनाव का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है, तो ऑप्शन ए पहले देते हैं इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी दिया है
अनुच्छेद 29वां या 30वां एवं 30वां 29 से 30। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21A। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है अनुच्छेद 21A से। जो क्वेश्चन है, एक मिनट, शिक्षा का जो अधिकार है वो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे यानी बालक के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी विधि द्वारा इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए है 12 और ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन डी है 21। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा, 14, अनुच्छेद नंबर 14। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारी से संबंधित है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो 14, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था में मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी है वित्तीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है पर्यटन क्षेत्र और ऑप्शन डी है कृषि क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कृषि क्षेत्र मेरुदंड से संबंधित है। मेरुदंड से संबंधित कृषि क्षेत्र से संबंधित मेरुदंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई। ऑप्शन ए है स्वीडन द्वारा, ऑप्शन बी है भूटान द्वारा और ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया द्वारा और ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया द्वारा और ऑप्शन डी है भारत द्वारा। तो सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा भूटान से विकसित हुई है, भूटान से विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला संस्थान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय और ऑप्शन सी है नीति आयोग और ऑप्शन डी है RBI। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की राष्ट्रीय आय का सकल आकलन करने वाला संस्थान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक के गवर्नर का, ऑप्शन बी है वित्त सचिव का, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री का और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री का। तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बी से वित्त सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए नॉर्मन एडबर्ग, ऑप्शन बी MS स्वामीनाथ और ऑप्शन सी है डॉक्टर वर्सिंग कुरियन और ऑप्शन डी है बलवंत राय मेहता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्सिंग कुरियन। MS स्वामीनाथ जो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं और डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वे श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति मापने की इकाई का क्या नाम है? आवृत्ति नापने की इकाई का क्या नाम है? ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी है पोइज, ऑप्शन सी है हर्ट्ज और ऑप्शन बी है अर्क। तो आवृत्ति मापा जाता है हर्ट्ज से। ऑप्शन नंबर सी सही है, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का ताप पैमाना समान होता है। तो ऑप्शन ए 100 सेंटीग्रेड और ऑप्शन बी 40 सेंटीग्रेड और ऑप्शन
सी है -40 अंश सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी है 0 अंश सेंटीग्रेड। तो वह सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पैमाना जो पैमाना है वो -40 अंश सेंटीग्रेड पर समान रहता है। परिवर्तक यानी ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए स्वप्रेरण पर और ऑप्शन बी है पारस्परिक प्रेरण पर और ऑप्शन सी है विद्युत चंबकीय प्रेरण पर और ऑप्शन डी है लॉरेंज के नियम पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारस्परिक प्रेरण पर जो है ट्रांसफर का सिद्धांत कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे के तापमान में कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है फास्फोरस, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है ब्रोमीन और ऑप्शन डी है हीलियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है एक अधातु होता है, यह कमरे के तापमान में यह तरल अवस्था में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन और ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है मीथेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन जो होता है। ऑक्सीजन बिना आग लगेगी नहीं, अगर कहीं पे भी आग लगी है वहाँ ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो अपने आप बुझ जाएगी। अगर ऑक्सीजन वहाँ पर कट किया जाए तो अपने आप बुझ जाएगी। जैसे आप मोमबत्ती जला दीजिए, उसे ग्लास से ढक दीजिए, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो नहीं जलेगा, वो बुझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है? तो ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी है नाइट्रेट ऑक्साइड और ऑप्शन डी है मीथेन। तो और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है? तो मीथेन जो है वो इसी के कारण कोयले में विस्फोट का कारण होता है, इसी कारण आग उग लग जाती है, विस्फोट होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और मीथेन के कारण ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन और ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी ओजोन। 47 को जब क्वेश्चन दिया है तो जो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं के अंदर एक प्रोटीन और निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? तो ऑक्सीजन का वहन करता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोगा रोग किसके अल्पक्रियता के कारण होता है? अल्पक्रिया मतलब घोगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन है ओटूर ग्रंथि थायराइड से, ऑप्शन बी है उपल ग्रंथि पैराथायराइड से, ऑप्शन सी है वाल ग्रंथि थाइमस से और ऑप्शन डी है पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओटू ग्रंथि थायराइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन ए है जड़ और ऑप्शन बी है फल और ऑप्शन सी है तना और ऑप्शन डी है बीज। तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? तो उसके तना से प्राप्त किया जाता है। जड़ मत मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है उसके वजन से, ऑप्शन बी है उसकी ऊंचाई से और ऑप्शन सी है वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से और ऑप्शन डी है कितनी गहराई तक उसकी जड़ों में प्रवेश से। तो एक पेड़ की उम्र का पता लगाया जाता है, उसका जो छल्ला होता है उससे पता लगाया जाता है। काटने के बाद उसका जो छल्ला होता है, एक मशीन होती है उससे मेजर किया जाता है, तो उसके छल्ला जो होता है उससे पता लगाया जाता है कितने साल पुराना है। थैंक यू।